हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो बेसिकली मेरी कल नाइट की लाइव के ऊपर होने वाला है। और सबसे पहले आप सब लोगों को थैंक यू सो मच कि शॉर्ट नोटिस पे आप सबने लाइव में पार्टिसिपेट किया, अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया और लाइव को अच्छे से सक्सेसफुल भी करा। बहुत अच्छी तरीके से ऑडियंस ने वहाँ पे अपने क्वेश्चन भी रखे, बहुत अच्छी तरीके से बिहेव भी करा और मैं इस चीज़ के लिए आप सब लोगों को अप्रिशिएट भी करती हूँ और थैंक यू भी बोलती हूँ, क्योंकि रिएक्शन देना मेरा काम है। और जब मैं रिएक्शन देती हूँ तो मैं सिर्फ पर्टिकुलर रिएक्शन ही देती हूँ, लेकिन जब मैं कोई लाइव अरेंज करती हूँ तो उस लाइव में आने वाले, उस पैनल में आने वाला हर एक इंसान मेरे लिए गेस्ट होता है और मैं वहाँ पे होस्ट होती हूँ। तो आप जानते हो कि जब आप अपने घर पे किसी को इनवाइट करते हो तो उसकी रिस्पेक्ट और उसकी इज्जत, इसकी भी जिम्मेदारी आपकी बन जाती है, क्योंकि वो आपके बुलाने पे, आपके इनविटेशन पे, सामने वाले ने इनविटेशन एक्सेप्ट करके आपके यहाँ पे आने का फैसला लिया होता है। तो एग्जैक्टली हमें वो सब चीज़ें सोच समझ के एक होस्ट होने की जिम्मेदारी निभानी होती है। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन दूंगी अपनी कल की लाइव के बेस पे, क्योंकि बेसिकली जो मेरे थे ना वो दो मेजर क्वेश्चन थे। जो क्वेश्चन मैंने सबसे लास्ट में पूछी, क्योंकि मैं चाहती थी हो सकता है कि इस बीच में और लोग वो क्वेश्चन पूछें, लाइव के सबसे लास्ट में मैंने वो क्वेश्चन पूछे, क्योंकि पूरे ड्यूरेशन में किसी और ने शायद वो क्वेश्चन पूछे ही नहीं, शायद नहीं, इनफैक्ट वो क्वेश्चन पूछे ही नहीं। जितने भी लोग आए सब लोगों ने सवाल भी पूछे और सपना ने पहले ही बोला था कि हर किसी को लो, हर रैंडम बंदे को लो, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी। क्योंकि मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि एक तो पहली बार कोई लड़की लाइव में आई है, एक ओपन पैनल में आई है, इतनी सारी भीड़ को फेस करने के लिए आई है, इतनी सारी भीड़ से इंटरेक्ट करने के लिए आई है, जहाँ पे हमें जब एक वीडियो और एक व्लॉग शूट करना पड़ता है ना तो उसमें जाने कितने कट्स होते हैं, जाने कितने कट्स के बाद एक पूरा 15-20 मिनट का व्लॉग तैयार होता है। जब आप एक भरे पैनल में आते हो ना तो आपको सोचने, समझने, लिखने, बोलने, कट करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं होता। आपको रियल सिचुएशन में जवाब देना होता है और रियल में आपसे कोई कुछ भी पूछ सकता है। ओपन लाइव थी, कोई कुछ भी पूछने के लिए वहां पे आ सकता था और आ सकता है। आगे भी मैं जब भी कोई लाइव रखूंगी वो ओपन लाइव होगी, मतलब कि सबके लिए। आप लोगों के सवाल के जवाब जब हमें बेसिकली नहीं मिलते तो हम उसी इंसान को रीच आउट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस चीज़ के पीछे क्या होगा। तो वो प्लेटफॉर्म पे आई और एंड तक भी किसी ने वो दो सवाल नहीं पूछे, दो सवाल जो मेरे दिमाग में घूम रहे थे। और शायद इसीलिए भी नहीं पूछे होंगे कि शायद एक सेंसिटिव टॉपिक हो जाएगा, लेकिन उस सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि वो टॉपिक पिछले 1 साल से कहीं ना कहीं हमारे दिल और दिमाग में बसा हुआ है। और जब तक उस टॉपिक पर क्लियर तरीके से बात नहीं होएगी, हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं होएगा, तो वो टॉपिक कभी भी यहाँ से क्लियर नहीं होगा। लेकिन किसी ने भी ये वाले दो क्वेश्चन पैनल पे आए हुए नहीं पूछे, देन फिर फाइनली लास्ट में मुझे को वो सवाल पूछने पड़े, क्योंकि मुझे वो सवाल जानने थे। मेरे को जानना था कि आखिर में जो इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बीच में जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से स्नैपी गर्ल, या ये बोलिए कि राजवीर जी की जो जाना है वो आज भी एक मिस्ट्री बन गई है। हम बहुत ज़्यादा तो देखिए एकदम किसी की पर्सनल जोन में नहीं घुस सकते, लेकिन कुछ चीज़ों के जवाब तो हम ले सकते हैं ना। और वो जवाब सपना ने दिया, इस चीज़ के लिए मैं सपना को पर्टिकुलर अप्रिशिएट करूंगी और इस चीज़ के लिए भी थैंक यू बोलूंगी कि सपना ने मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और पब्लिक से इंटरेक्ट करने के लिए वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आई, मेरे पैनल पे आई और पैनल पे आके उसने अपनी तरफ से हर वो कोशिश करी चीज़ों के जवाब देने की। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे जो मैंने सवाल पूछे थे वो मैं बता देती हूँ। मेरा बहुत टाइम से दिमाग में यही सवाल था कि एक जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड के लिए लड़ती है, उसके साथ रहने के लिए लड़ती है और उसके बाद भी लड़ती है। जिन्होंने भी इस टॉपिक को पहले कवर किया था, जिन्होंने भी इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फाइंडिंग करी थी ग्राउंड लेवल पे जाके, लेकिन इस बात का रिजल्ट और एक प्रॉपर आंसर हमें कभी भी नहीं मिला। और आई थिंक आज भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमें 100% आंसर मिल गया, क्योंकि शायद वो 100% जानने का हमें हक भी नहीं है, लेकिन जितना हमें पता चलना चाहिए उतने जवाब मुझे लगता है हमें मिल गए। तो मैंने सपना से अपनी लाइफ में ये सवाल पूछा था कि मुझे बस ये बताओ कि जो भी राजवीर भैया के साथ हुआ उसकी एफआईआर क्यों नहीं हुई, और क्या उसकी एफआईआर करने से तुमने मना किया था,
क्या उस चीज़ के लिए तुमने बोला था कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि पिछले दिनों इनके मौसा जी के चैनल पे उन्होंने ये कमेंट करके बाकायदा बोला, सपना पे डाल दिया था कि उसने मना किया। उस बात का जवाब देते हुए सपना ने लाइव में कल बताया, सबसे पहली बात तो उसने बताया है कि जिस समय पे ये सिचुएशन हुई वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, वहाँ पे और लोग प्रेजेंट थे। और जब किसी भी औरत के साथ ये हादसा होता है तो वो उस समय पे रो रही होती है, वो उस समय पे सब कुछ खत्म कर चुकी होती है और ये सारे जो काम होते हैं ये मर्दों के होते हैं। किसी का आदमी इस दुनिया से चला गया, वो सबसे पहले चोट पे उसके लिए रोएगी या फिर ये बोलेगी कि एफआईआर कराओ, एफआईआर कराओ, एफआईआर कराओ। वो सबसे पहले रोएगी, उसे सबसे पहले झटका लगेगा, उसे सबसे पहले सदमा लगेगा। वही सदमा जैसे ही ये न्यूज़ सपना को मिली, वही सदमा उसको लगा। लेकिन उस जगह पे पहुंचने वाले इंसान कौन थे? अगेन उस जगह पे पहुंचने वाले इंसान वही लोग थे जिनके बारे में सपना इतने समय से बोल रही है। जिस समय राजवीर जी के साथ ये हादसा हुआ, मौकाए वारदात पे पहुंचने वाले लोग इनके घर के मर्द थे, जो वहां से सीधा उनको हॉस्पिटल लेके गए, सीधा उनको हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन तब तक वो इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन एफआईआर तब आप किसी की कराते हो जब आपने किसी का पीएम कराया होता है, आपने किसी का पोस्टमार्टम कराया होता है, लेकिन उनका नहीं हुआ। सपना बेसुध होके किस कंडीशन में, किस हालत में घर पे पड़ी थी, वहां से मर्द लोग गए थे ये चीजें कराने। वहां पे सबसे पहले कोई भी जो भी केस सड़क दुर्घटना में होता है या कोई भी हादसा होता है जो एक नेचुरल डेथ नहीं होती, उस हर सिचुएशन का पोस्टमार्टम होता है। लेकिन उनका उनके रिश्तेदारों द्वारा नहीं कराया गया, उनको वहां से सीधा घर लेके आया गया और आनन फानन में उनका सब कुछ करा दिया। अब जब किसी इंसान के जाने समय का कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कुछ मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं है, तो आप कैसे जाके शिकायत दर्ज कराओगे? कैसे जाके आप उस केस को फाइल करोगे? क्योंकि आपने तो सारे सबूत उस इंसान के साथ, उसकी मेडिकल रिपोर्ट तक उस इंसान के साथ जला के खत्म कर दी। आप क्या क्लेम करोगे जाके? कैसे बोलोगे जब आपने उनका कुछ करवाया ही नहीं? फिलहाल यहाँ पे 1 महीने तक यही सब चीज़ें चलती रही और 1 महीने तक सपना को यही बोला गया कि एफआईआर होगी, चीज़ें होंगी, चीज़ें होंगी। वो घर से कभी बाहर गई नहीं थी। कोर्ट कचहरी पुलिस की ये चीज़ें उन्हें नहीं पता थी। और मैं जानती हूँ तमाम जितनी भी यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जिन्हें शायद लॉ के बारे में इतना पता भी नहीं है, मुझे भी इतना नहीं पता था। धीरे धीरे जब इंसान बाहर निकलता है घर से, धीरे धीरे जानकारी लेता है, अपने इर्द गिर्द देखता है, तो उसको नियम कानून के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है। वो नॉलेज सपना को नहीं थी। और सबसे बड़ा खुलासा तो ये हुआ जब सपना ने बताया कि उस 1 महीने के अंदर ही अंदर उनका सर्टिफिकेट आ गया था। सर्टिफिकेट आ गया था जिस सर्टिफिकेट में सपना का नाम नहीं दर्ज था। चलो कोई बात नहीं, ये भी एक सेकेंडरी चीज़ ले लेते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि सर्टिफिकेट में नाम भी वाइफ का दर्ज हो। लेकिन सबसे घिनौनी और घटिया और शॉकिंग बात ये थी कि 1 महीने के बाद जो पैसा मिला, यानी कि जो क्लेम मिला, आप इसे इंश्योरेंस बोल लीजिए या रोड पे जो हादसे होते हैं उसका जो क्लेम मिला, वो क्लेम मिलना था सपना को। लेकिन सपना उस समय पे सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी। सपना का बयान भी लिया गया, उससे इस बात के लिए हामी दिलवाई गई और वो सारा क्लेम का पैसा उनकी सास के अकाउंट में मंगाया गया। इस जिंदगी से अपनों ने पैसा खाया है, अपनों के ही जाने का अपनों ने ही पैसा खाया है। अब सारी सिचुएशन यहाँ पे मुझे क्लियर हो गई और आप में से बहुत लोगों को हो गई होगी कि अगर ऑन द स्पॉट पीएम होता, पोस्टमार्टम होता, केस पुलिस के संदर्भ में जाता और ये केस जब तक ख़त्म नहीं होता, आप जानते हैं केसों को सालों साल लग जाते हैं, सालों साल प्रूव करने में लग जाते हैं, और जब तक ये केस ख़त्म नहीं होता तब तक कोई भी क्लेम, कोई भी इंश्योरेंस क्लेम आपको नहीं मिलता, वो पेंडिंग में चला जाता है, वो क्लेम आपको नहीं मिलता। और उस क्लेम के लिए इन लोगों ने वो एफआईआर, जांच पड़ताल कुछ करी ही नहीं। ये पूरा सीन हुआ था
जो सीन कल सपना की लाइव में आने के बाद मुझे एग्जैक्टली पता चला कि उस चीज़ के पीछे मिस्ट्री क्या थी। क्योंकि आज तक वो केस अगर लड़ते तो वो क्लेम का पैसा नहीं मिलता, और 1 महीने के अंदर क्लेम के पैसे की कितनी ज़्यादा जल्दबाजी थी। सिर्फ 1 डेढ़ महीने के अंदर तो किसी के आँख के आंसू भी नहीं सूखते, और उस 1 डेढ़ महीने में इन्हें क्लेम की इतनी जल्दबाजी थी कि कहीं हमारे हाथ से वो क्लेम ना निकल जाए। तो ये हैं नोचने वाले रिश्तेदार, और इसीलिए ये चीज़ें आज इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, और इसीलिए आज सपना के दिल में उन लोगों के लिए इज्जत के नाम पे कुछ नहीं है, क्योंकि वो सब लोग इस तरीके के लोग हैं, नोच के खाने वाले। पैनल में सपना की जेठानी भी आई थी, दोनों ही एक ही परिवार की बहुएं हैं, और दोनों की कंडीशन कहीं ना कहीं सिमिलर ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक लड़ रही है, और सोचो कि कब से लड़ रही है, और आज तक लड़ ही रही है। और लड़ने का रीज़न ये है कि उसके पास बैक सपोर्ट है, उसके मायके वाले स्ट्रांग हैं, और वो खुद भी स्ट्रांग है, तो वो लड़ रही है। लेकिन सपना के मायके वाले इतने स्ट्रांग नहीं हैं, इतने जानकार नहीं हैं। सपना को भी बहुत लिमिटेड जानकारी है, और वो सिर्फ डरती इसीलिए है कि अगर मैंने प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़ा करा तो मेरी जान को हानि हो जाएगी। वो प्रॉपर्टी मेरे लिए उसने बोला कि मेरी मौत लेके आएगी। मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं, उस प्रॉपर्टी से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं मेरा बहुत नुकसान कर जाएगी। इतनी हिंट काफ़ी है उस फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताने के लिए। इसके अलावा मैंने ये सवाल भी पूछा था कि जो ऑडियो आपने इतने साल में कभी नहीं दिखाई, इतने टाइम में कभी नहीं दिखाई, आखिर ऐसी क्या सिचुएशन आपके आगे आई कि वो ऑडियो आपने अचानक से आके पब्लिक कर दी। उस दिन हम सब लोग बहुत शॉक हुए थे, पूरा सोशल मीडिया उस दिन शॉक्ड था जिस दिन हमने सूरज जी का वो ऑडियो सोशल मीडिया पे सुना था। क्योंकि हम कभी ये चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। हम इतना इमेजिन कर सकते थे कि राजवीर जी के जाने के बाद आंटी को शायद पसंद नहीं आ रही, सपना अनबन चल रही है दोनों के बीच में, इतना हमें पता लग रहा था। लेकिन इस घर के दरवाजे के पीछे जो इतनी सारी चीज़ें थी, ये चीज़ें हमें कभी भी नहीं पता थी। और मेरी जानने की बड़ी इच्छा थी कि इतने टाइम में सपना ने जो ज़ुबान नहीं खोली, वो ज़ुबान सिर्फ उस दिन सपना ने क्यों खोली। क्योंकि इससे पहले भी सपना के घर में कुछ क्रिएटर्स होके आए हैं, जिनमें जेठू सरिता भी गए थे उनके घर पे, आकांक्षा भी उनके घर पे गई थी, लखनीत भी उनके घर पे गए थे। और जब वो कल लाइव में आए, जैसे कि जेठू सरिता जी हैं, जो जेठू भैया हैं, वो अधिकतर आपको हर लाइव में कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। तो सपना के साथ लाइव थी तो वो भी कल आए थे, और क्योंकि वो भी सपना के घर होके आए थे तो मैंने उनसे भी बहुत रिक्वेस्ट करी। वो वोकल नहीं है, ज़्यादा बोलने में कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ पैनल पे आओ, और मैं जानना चाहती हूँ कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। क्योंकि हमने कैमरे के यहाँ से चीज़ें देखी हैं, लेकिन आप इनके घर के अंदर जाके वो चीज़ें देख के आए हो, और भांपने के लिए देखिए कुछ घंटे ही काफ़ी होते हैं किसी के घर का एटमॉस्फेयर। तो जब मैंने उनको पैनल पे बुलाया तो उन्होंने जो बात बोली ना, वो बात समझदार को इशारा ही काफ़ी है। जेठू भैया ने ये बात बोली कि जब हम इनके घर पे गए, हमारा दिल वहाँ पे संतुष्ट नहीं था। अपने परिवार को वहाँ पे छोड़ने के बाद हमें ऐसा फील हो रहा था कि हमने गलती कर दी, हमने गलती कर दी अपनी फैमिली को वहाँ पे छोड़ने की। क्योंकि वहाँ पे 2 लोगों की वाइफ थी, एक थी अनूप जी की वाइफ, एक थी जेठू भैया की वाइफ, यानी कि सरिता जी और आकांक्षा जी। वो होटल के कमरे में रात को 3 बजे तक सो नहीं पाए। दोनों के दोनों यही बोल रहे थे कि रेडी रहना, कभी भी कॉल आ सकता है, कभी भी कॉल आ सकता है, और हमें कभी भी जाना पड़ सकता है। ऐसी टेंशन में वो लोग क्यों थे, ऐसी टेंशन में सपना के घर जाने के बाद वो लोग क्यों थे कि वो अपनी बीवी और बच्चों को वहाँ पे सिक्योर और कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, कि रात के 3 बजे तक उन्हें होटल के कमरे में नींद नहीं आई, और वो बस सुबह की इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुबह हो और कब हम अपने परिवार को लेकर यहाँ से जाएं। ये सारी बातें उन्होंने कल पैनल में बोली, जो कहीं ना कहीं उसके घर के एटमॉस्फेयर, उसके ससुराल के एटमॉस्फेयर की तरफ इंडिकेशन देती है कि उनके घर पे जाने वाला इंसान भी वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं था। उसके बाद जब मैंने सपना से सवाल किया कि उसी दिन ऐसा क्यों किया, क्यों वो ऑडियो सोशल मीडिया पे डाली,
तो सपना ने ये भी बताया कि उस रात घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी, मरने मारने तक की बात हो गई थी और मैं अपने आप को बचती बचाती कमरे में बंद करके ऊपर बैठी हुई थी। और उस समय उसे जो समझ में आया, उसे जो लगा, उसने बोला कि आज मैं सब कुछ बता दूंगी, जो जो मेरे साथ पिछला बीता है, आगे बीता है, मैं वो सब बता दूंगी, क्योंकि उस रात उस घर में बहुत कुछ घटित हुआ था। उस घर में उनकी जेठानी ने सपना की सिक्योरिटी के लिए पुलिस तक भेज दी थी। ये उनकी जेठानी ने पैनल में बोला कि सपना की जेठानी ने कॉल करके वहाँ पे पुलिस तक भेज दी थी, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और उस सिचुएशन में अंशु और सपना ने ये फैसला लिया, अंशु ने ये फैसला लिया कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, और सपना ने जो उस समय पे उसे उस कंडीशन में समझ में आया, क्योंकि उस समय पे कंडीशन शायद हम उसकी जगह पे नहीं रह के सोच सकते, लेकिन अगर हम 1% भी ये फील करें कि हमारा बहुत मेजर इशू हो गया है, हमारे मान सम्मान, इज्जत या हमारी हर चीज़ पे बस अब अटैक होने वाला है, उस इंसान का उस समय पे दिमाग नहीं चलता। उस समय पे उसे जो समझ में आता है, हड़बड़ी में उसे जो आता है वो फटाफट करता है और डाल देता है। उस समय पे उसे जो समझ में आता है, क्योंकि वो सिचुएशन सोचने समझने वाली होती ही नहीं। जैसे कि बोलते हैं ना कि किसी भी इंसान को जब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है तो उसे ट्रिगर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौत का जो खेल होता है ना, सिर्फ 1 सेकंड का होता है। 1 मिनट के लिए इंसान की बुद्धि फिरती है, और उस 1 मिनट में इंसान क्या कर देता है, वो 1 मिनट भारी पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। और वही कुछ टाइम उस रात का इतना भारी सपना पे पड़ गया कि जो इतने टाइम से सपना ने ऑडियो नहीं डाली थी, वो ऑडियो सपना ने उस दिन डाल दी। और उस दिन सपना के पास और कोई ऑप्शन नहीं था अपने आप को वहाँ से बचा के बाहर करने का। दोनों लोग घर से उस दिन बाहर निकले थे, दोनों लोग घर से बाहर निकले थे, यानी कि दोनों की दोनों बेटियां वहां से भागी भी बाहर गई थी उस समय पे, अपने अपने को बचा के। ये सीन उस दिन एग्जैक्टली हुआ था, जिसकी वजह से सपना सोशल मीडिया पे आनन फानन में आके ये ऑडियो वॉडियो डाल दिया। अगर उस समय पे वो सही स्टेट ऑफ माइंड में होती तो शायद ये गलती वो कभी भी नहीं करती कि वो सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें डाल देती, क्योंकि अगर उसकी मंशा सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें डालने की होती तो शायद ये स्टेप वो बहुत पहले उठा देती। लेकिन हद से पार चीज़ें उस दिन हुई, जो हद से पार चीज़ें वो अभी भी प्रॉपर नहीं बोल पाई, लेकिन जितना उसने बताया उतना समझ में आ गया कि उस दिन चीज़ें बहुत ज़्यादा हद से पार हो गई थी, जिस वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आया और उसने जो उसे समझ में आया उसने वो कर दिया। अभी भी सपना से बात करके यही फील हो रहा है कि वो अभी भी सही जोन में नहीं है। उसको इस समय पे बहुत ज़्यादा, क्या मैं बोलूँ, मोटिवेशन की, या मैं बोलूँ थेरेपी भी हम बोल सकते हैं, काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके एंगर इश्यूज, ट्रिगर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि हम एक नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन हम जब कैमरा ऑन करते हैं हमारा टोन चेंज होता है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है, हमारा नेचर चेंज होता है, और जैसे ही हम कैमरा ऑफ करते हैं हम अपने बिल्कुल खुला जैसे हम हैं हम वैसे बात करते हैं। कैमरे के आगे की लाइफ रियल लाइफ होती है और कैमरे के पीछे की लाइफ रियल लाइफ होती है, और सपना ये डिफरेंस भूल गई है। सपना ये डिफरेंस भूल गई है, जो डिफरेंस वो इतने सालों से फॉलो करती हुई आई थी, वो रियल और रियल लाइफ को डिफरेंट करती हुई आई थी, लेकिन आज की डेट में वो रियल और रियल लाइफ का डिफरेंस ही भूल गई है। वो जैसी कर रही है बैक कैमरा, वो वैसे ही आके यहाँ भी प्रेजेंट कर रही है, और उसे यहाँ पे ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि उसका ये वाला नेचर जो बैक कैमरा इंसान का होना चाहिए, जो शायद हम में से सब लोगों का है। बैक कैमरा हमारा एक अलग फेस होता है, हमारा एक अलग नेचर होता है, और जब हम ऑन कैमरा आते हैं तो हम अपने आप को प्रेजेंटेबल और बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सपना दोनों जगह अपने आप को एक जैसा दिखा रही है, और ये जा रहा है उसके अगेंस्ट। ये सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट जा रही है। वो चीज़ों को ढंग से पेश नहीं कर पा रही है, अपनी बात ढंग से कन्वे नहीं कर पा रही है, उसकी बात में रूडनेस दिख रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि वो अटैकिंग मोड में आ रही है, और वही अटैकिंग मोड कहीं ना कहीं उसको लोगों से नेगेटिविटी दिला रहा है, क्योंकि वो अटैकिंग मोड में आ रही है। जिस दिन वो अपना अटैकिंग मोड बंद कर देगी उस दिन वापस से उसको ऑडियंस का प्यार मिल जाएगा, लेकिन वो अटैकिंग मोड अपना बंद इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि बैक कैमरा वो ट्रिगर हो रही है।
बैक कैमरा वो बहुत लोगों से ट्रिगर हो रही है और वो ट्रिगर वो बैक कैमरा नहीं रख पा रही है, वो आके सीधा सीधा यहाँ पे शो कर दे रही है, जो कहीं ना कहीं उसके लिए नुकसान हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है। इसलिए बोल रही हूँ कि उसको एक बेटर काउंसलिंग की, एक बेटर डायरेक्शन की ज़रूरत है, जज करने की नहीं है, एक बेटर डायरेक्शन की और एक बेटर काउंसलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि उसके हाथ से वो सब चीज़ें निकल गई जिन चीज़ों से वो बेइंतहा प्यार करती थी, और इस वक्त पे वो अहम रिश्ते, अंशु जैसा रिश्ता भी उसके हाथ से निकल गया, जिससे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी अंशु के साथ। तो वो चीज़ें जब उसके पास से एकदम निकल गई तो वो अपने आप को संभाल और समझा नहीं पा रही है कि मुझे कितना बोलना है, क्या बोलना है। अगर ये इतनी सी स्मार्टनेस आ जाए सपना के अंदर तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चलिए, ये स्मार्टनेस भी आएगी, वो अपनी एक सही जोन में एक ना एक दिन आएगी, चीज़ों को जो उसने ब्लंडर करा है उन चीज़ों को रेक्टिफाई भी करेगी और समझेगी कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वही बिकता है। जैसा आप प्रेजेंट करोगे वैसा आप रिस्पॉन्स पाओगे। सामने वाला बंदा अच्छा रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं इसीलिए पा रहा है क्योंकि उसने आके यहाँ पे मुंह नहीं खोला है। तो मुंह खोलने का नतीजा है कि आज सपना के साथ ये सब चीज़ें हो रही है। अगर वो भी अपने मुंह पे थोड़ा काबू रख ले तो उसकी लाइफ से भी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, क्योंकि सपना का कोई भी दुश्मन नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप में से कोई भी सपना का दुश्मन नहीं है। सपना के साथ जो हादसा हुआ है, उसे हादसे को देखते हुए हर किसी का उससे प्यार भी है, सिंपैथी भी है, लेकिन सपना का बीते दिनों जो थोड़ा सा बिहेवियर आया हमारे सामने, सिर्फ उसकी वजह से ऑडियंस की नाराज़गी है, उससे नफरत किसी को नहीं है। क्योंकि बहुत प्यार आप लोगों ने सपना को किया है, देखा है मैंने, बहुत प्यार अभी भी करते हो, लेकिन वो थोड़ा सा उसके नेचर के अंदर जो चीज़ें आ गई हैं, मौका देते हैं उसको इन चीज़ों पे वर्कआउट करने का और होप करते हैं कि वो डेफिनेटली इन चीज़ों पे धीरे धीरे वर्कआउट करेगी और वापस से वो पुरानी वाली सपना बन के पॉजिटिविटी के साथ सबके सामने वापस से एक कमबैक ज़रूर करेगी। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।